अमेरिका और ईरान का वॉर जो आप ये कह सकते हैं कि 8 अप्रैल को जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की कि 2 वीक के लिए हम कर रहे हैं सीज फायर, फिर एक मीटिंग भी हुई पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, जहां पर अमेरिका की ग्रुप को लीड किया जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट ने, और ईरान के ग्रुप को लीड किया उनके संसद के लीडर गालिबाफ ने। बातचीत हुई और तकरीबन 21 घंटे बातचीत चली। उसके बाद जेडी वेंस बाहर आए मीटिंग से निकल के और बोला कि बातचीत बहुत अच्छी हुई, ये गुड न्यूज़ है। हेलो फ्रेंड्स, अमेरिका और ईरान का वॉर जो आप ये कह सकते हैं कि 8 अप्रैल को जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की कि 2 वीक के लिए हम कर रहे हैं सीज फायर, फिर एक मीटिंग भी हुई पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, जहां पर अमेरिका की ग्रुप को लीड किया जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट ने, और ईरान के ग्रुप को लीड किया उनके संसद के लीडर गालिबाफ ने। बातचीत हुई और तकरीबन 21 घंटे बातचीत चली। उसके बाद जेडी वेंस बाहर आए मीटिंग से निकल के और बोला कि बातचीत बहुत अच्छी हुई, ये गुड न्यूज़ है, और बैड न्यूज़ ये है कि कोई नतीजा नहीं निकला और हम जा रहे हैं वापस अमेरिका। चले गए, ईरान वाले भी चले गए वापस। ईरान ने अपने वहाँ पहुँच के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन हाँ, उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिका हद से ज़्यादा मांग रहा है। अमेरिका चाहता है कि जो वो युद्ध में नहीं जीत पाया वो टेबल पर जीत जाए, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ईरान का सरेंडर चाहते हैं अमेरिकन्स, और ईरान कभी सरेंडर नहीं करता। तो ये बात यहीं पर ख़त्म होती है। और हालांकि ईरान ने बोला कि कई मुद्दों पर हम सहमत थे और 2-3 मुद्दों पर बात नहीं बन पाई हमारी, और एक मीटिंग में ये फैसले नहीं होते हैं, और अमेरिका ईरान का भरोसा जीत नहीं पाया और हमें टाइम चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने भड़क गए, वापस जाके उल्टे सीधे बकवास करने लगे, और अगले दिन उन्होंने क्या करा, ईरान का भी ब्लॉकेट कर दिया। यानी पहले ईरान ने ब्लॉकेट कर रखा है, जो आज तक कर रखा है, हॉर्मुज स्ट्रेट का। हॉर्मुज स्ट्रेट से ना किसी जहाज को ईरान आने दे रहा है, ना किसी जहाज को ईरान वापस जाने दे रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट पार करके। यानी जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, कुवैत हो, उनमें कोई भी जहाज इस रास्ते से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं जा पा रहा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अमेरिका ने बोला ठीक है यार, तुम लोग वहां नहीं जाने दे रहे, हम तुम्हारे यहाँ नहीं जाने दे रहे। अमेरिका ने इधर ब्लॉकेट कर दिया, और यहाँ जो ब्लॉकेट किया तकरीबन 10,000 कमांडो लगा के और एक बहुत सारी बड़ी नेवी लगा के, तो अब ईरान के जो बंदरगाह है वहां भी कोई जा नहीं रहा। हालांकि बीच में खबर आती है, एक आध दिन कभी एक चला गया, कभी एक आध चला गया, और फिर बातचीत हुई कि काम करते हैं। पिछले शुक्रवार को डिसाइड किया गया कि ईरान ने बोला कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट खोल देते हैं, और हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दिया। और 8-9 घंटे बीते ही थे कि ईरान का थैंक यू बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और बोला कि दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया है, लेकिन जो ईरान का ब्लॉकेड है वो जारी रहेगा, हम ईरान का रास्ता नहीं खोल रहे। और जब तक मीटिंग नहीं फाइनल होती, जब तक कि ईरान डील फाइल नहीं करता, हम ब्लॉकेड नहीं खोल रहे ईरान का। जाहिर सी बात है, इसके बाद ईरान को एक्शन लेना था या रिएक्शन देना था। ईरान ने वापस ऑलमोस्ट स्ट्रेट बंद कर दिया। ईरान ने कहा कि तुम नहीं खोलते तो हम भी नहीं खोलते, यानी हमारे अगर जहाज रुकेंगे तो तुम्हारे जहाज भी रुकेंगे, कहानी खत्म, और वो सब भी रुकेंगे। अब स्थिति यह है कि जो क्रूड प्राइसेस 85-86 तक पहुंच गए थे, 90 तक आ गए थे, वो वापस $100 पार कर गए। और ये कब हुआ? ये तब हुआ कि सेकेंड मीटिंग प्लान की गई और सोमवार को होनी थी। अगर देखा जाए तो 21 अप्रैल को कहाँ होनी थी? पाकिस्तान में होनी थी। लेकिन पहले खबर आई कि अमेरिका का जत्था पहुंच गया है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि जेडी वेंस निकल गए, रास्ते में है, और फिर अमेरिकी न्यूज़ ने बताया कि जेडी वेंस तो निकले ही नहीं है, वो यहीं है। अब या तो जेडी वेंस जहाज लेके आ गए थे, बीच में पहुंच गए, तो उन्हें मालूम पड़ा ईरान वाले तो आ ही नहीं रहे, उन्होंने पलटा मार दिया, उन्होंने चलो वापस चलो। क्योंकि अगर सोचो क्या सीन होता कि जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका बैठे होते पाकिस्तान में अपनी टीम कुशनर और बिटकॉफ को लेके, और ईरान वाले आते ही नहीं। ईरान ने बोला कि मीटिंग को तुम तैयार हैं, हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक ईरान का ब्लॉकेड नहीं खुलता तब तक ये बातचीत नहीं हो सकती। दूसरी बात, धमकियों के साए में बातचीत नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉब्लम यह है कि इस बंदे के मुंह में ना कुछ बचता ही नहीं है, कुछ है इसके दिक्कत, कुछ तो प्रॉब्लम है इस भाई को। और प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि यार ये बंदा ना, ये चुप नहीं रह सकता। अच्छा खासा हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दिया था ईरान ने शुक्रवार को, तू ना थैंक यू बोला, बढ़िया है। फिर तू बोलता है ईरान हार गया है, ईरान को यूरेनियम देना पड़ेगा, ईरान को अपना, हम ईरान का ब्लॉकेड नहीं खोलेंगे, ईरान को मिसाइल पे कैप लगानी पड़ेगी, ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना पड़ेगा, कोई पैसे नहीं मिलेंगे ईरान को। भाई तू पहली बात तो यार ये कि ये बात एक मीटिंग में होती है, तू ट्विटर पे खेल रहा है, सॉरी तेरे अपने ऐप ट्रुथ सोशल पे खेल रहा है, और 5 से 7 वैसे कर दिए बंदे ने 1 घंटे के अंदर। ईरान के लीडर
जो संसद के हैं गालिबाफ, उनको बाहर आके बोलना पड़ा कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो क्लेम कर रहे हैं वो सारे गलत हैं। 1 घंटे अमेरिका ने 7 क्लेम किए और 7 झूठे हैं। ईरान ने किसी दबाव में ऑलमोस्ट स्ट्रीट नहीं खोला है। ईरान ने ऑलमोस्ट स्ट्रीट खोला है क्योंकि ईरान चाहता था एक अच्छा गेस्चर देना, ताकि मीटिंग से पहले एक अच्छी चीज़ होती। हमने ऑलमोस्ट स्ट्रीट खोला था, आप ब्लॉकेट खोल देते तो दोनों साइड से एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और फिर हम अच्छी तरह से बात कर पाते। अब अमेरिका ने क्योंकि ब्लॉकेट नहीं खोला, ऊपर से बकवास कर रहे हैं। गालिबाफ ने कह दिया कि यूरेनियम संवर्धन हमने जो कर रखा है वो हम अमेरिका तो क्या किसी भी देश को नहीं देंगे। पहले खबर सुनने में आई थी कि रशिया ने बोलता कि हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। ईरान ने बोला नहीं, यूरेनियम जो संवर्धन हमने किया है, जिसके लिए हमने 40 साल लड़ाई लड़ी है, 40 साल में सैंक्शन सहे हैं, वो हम किसी को नहीं देंगे। हम ये कर सकते हैं कि हम 5 साल 10 साल इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दें। हम 5 साल 10 साल IAEA को आने दें, परमिशन दें कि आप आओ और देखो कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बॉम्ब बनाने के लिए नहीं है, वो जो लोगों की हेल्प के लिए बिजली बनती है उसके लिए। हालांकि इसमें भी कंट्रोवर्सी है। कई लोगों का मानना यह है कि बिजली बनाने के लिए यूरेनियम का संवर्धन केवल 3.4% या मैक्सिमम 5% करना होता है, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं होती आप। तो फिर आपने लगभग 450 किलो यूरेनियम 60% एनरिच क्यों कर रखा है, और लगभग इतना ही 450 किलो आपने यूरेनियम 20 से 30% क्यों एनरिच कर रखा है। जबकि कहा जाता है कि 60% जो एनरिच यूरेनियम है, अगर वो चाहें तो एक कंप्लीट न्यूक्लियर बम तो नहीं, बट न्यूक्लियर बम जैसा एक डर्टी बम बन सकता है। और 460 किलो से लगभग 9 से 11 बॉम्ब बन सकते हैं, डर्टी बॉम्ब्स। और उन्हें मिसाइल में लोड करके भेज दें इजराइल और डाल दें इजराइल में, तो न्यूक्लियर में बॉम्ब से आधी, लेकिन डिस्ट्रक्शन वो भी कर देंगे बहुत तगड़ा। तो आपने इतना ज़्यादा क्यों करा है संवर्धन? अगर आपको सच में लगता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर संवर्धन नहीं कर रहा, न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा, तो फिर आपने इतना संवर्धन क्यों करा है? इस पर कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ ईरान भी फॉल्टी है। बट ले दे के बातचीत हुई, मंडे की वेट करता रहा, और पाकिस्तान जो इस मामले में बिचौलिया बना हुआ है, मीडिएटर बना हुआ है, उसके आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है वो ईरान का चक्कर लगा के आ गए, क्योंकि पापा डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आया कि जाओ जरा पता करके आओ क्या स्थिति है। उन्होंने आगे बताया भी, फ़ोन भी करा, वहाँ से भी फ़ोन करा ईरान से भी डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई ऐसा है, ईरान चाहता है कि नेवल ब्लॉकेज जो आपने कर रखा है वो बढ़ा दो। इधर वो ऑलमोस्ट स्ट्रीट खोल देंगे तो एक पॉजिटिव वाइब बन जाएगी और फिर आप बातचीत कर सकते हैं दोनों। डोनाल्ड ट्रंप माना नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान कैसे बनाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान तो जो पैसे लेता है पाकिस्तान हर चीज़ के, वो कहाँ से बनाएगा? अब कोशिश ये की कि दिखाने की तरफ से एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि न्यूक्लियर वो देने पड़ेंगे, डस्ट आपको सैंक्शंस पे मिल सकता है मौका, पर पैसे जो जब्त है आपके वो नहीं मिलेंगे। अब ईरान की एक बड़ी मांग थी कि यार एक तो आप ये जो आपने ब्लॉकेट कर रखा है ये खोल दो, और एक हमारे लगभग 25-30 बिलियन डॉलर जो आपके पास जब्त है अलग अलग जगह देशों में, वो आप हमें दे दो, और 20-25 बिलियन डॉलर आप हमें वो दे दो जो आप हमारे लड़ाई वड़ाई करके गए हो, या फिर हम टोल टैक्स वसूल कर लेंगे हार्मोज स्ट्रीट से, हम वहां से कमा लेंगे। अमेरिका बोला कि नहीं, जब तक डील नहीं होगी ब्लॉकेट तो खुलेगा ही नहीं। ईरान अड़ गया भाई। अब कुछ लोग मानना है कि वहां पर 2 धड़े हैं, एक चाहते हैं कि डील कर लें जो थोड़ा नरम पंथी है, एक गर्म पंथी है जो फौजी टाइप बंदे हैं, जिसमें सबसे ऊपर है IRGC कमांडर वहीदी। उनका मानना है कि नहीं, कोई डील वील नहीं होगी, क्योंकि ये डील नहीं चाहते, सरेंडर चाहते हैं। और सच्चाई भी है, अमेरिकन जो हैं वो समझौता नहीं करना चाहते, वो सीज फायर का टेबल नहीं सजा रहे हैं, वो टेबल सजा रहे हैं जहां वो ईरान का सरेंडर ले लें। अब सपोज करो एक दृश्य जहां पर ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स को, न्यूक्लियर वाइट यूरेनियम को, एक अमेरिकी कार्गो शिप खड़ा हो, अमेरिका की फौज खड़ी हो, उसमें वो उसको लॉक करें एक डब्बे बॉक्स में, कार्गो शिप में रखें और US ले जाएं। अगर ये सीन न्यूज़ में आता है, मीडिया में आता है, तो ये क्या ये कंप्लीट सरेंडर नहीं है ईरान का? होगा, जाहिर सी बात है होगा। तो इस पर वो एग्री नहीं कर सकते। फिर दूसरा पॉइंट एक और भी है कि जिस चीज़ को बनाने के लिए आयतुल्लाह अली खामेनी जो उनके लीडर थे, उनकी डेथ हो गई, और ईरान ने 40 साल तक सैंक्शन सहा है इसके लिए हर तरीके का। वो उस वाइट यूरेनियम को, पाउडर को दे दे अमेरिका को, और सबके सामने न्यूक्लियर सब कुछ दे दे, तब जाके डील होगी। तो ये तो सरेंडर ही हुआ, और ये वो ज्यादा सरेंडर बुरा हुआ जितना कि वो हारते। तो इस पर वो एग्री नहीं करने थे, उन्होंने करा। अब क्योंकि आज सुबह भारत के अनुसार आज सुबह 5:30 बजे वो सीज फायर जो खत्म हो गया 2 वीक का। डोनाल्ड ट्रंप बाहर आए, प्रेस मीडिया में आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर मैं ये सीज फायर इंडेफिनिट टाइम के लिए बढ़ा रहा हूँ, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है, और जब तक ईरान प्रपोजल नहीं भेजता अपने,
तब तक मैं ये सीज फायर बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है। पहला, इंडेफिनिट टाइम का मतलब 1 दिन भी होता है, 1 महीना भी होता है, 1 साल भी होती है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं सीज फायर तो मैं बढ़ा रहा हूँ लेकिन ब्लॉकेड लगा रहेगा। 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। पहला, डोनाल्ड ट्रंप को ये सीज फायर खत्म करने में 1 ट्वीट लगेगा, दैट्स इट। एक ट्विटर पर या ट्रुथ सोशल पर जाके मैसेज कर देंगे सीज फायर इज ओवर, माई पेशेंस इज डन, हमला शुरू। दूसरा, वो ब्लॉकेड रखेंगे, हमला नहीं करेंगे और ईरान की गर्दन मरोड़ेंगे। उनको लगता है ब्लॉकेड करने से ईरान की जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत धक्का लगेगा और ईरान जिसमें पहले से सैंक्शन लगे हुए हैं, पहले से पैसों की दिक्कत है, वो झेल नहीं पाएगा और वो खुद घुटनों पर आ जाएगा हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, महीना उतने में। तीसरी पॉसिबिलिटी, डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि काम किया जाए, जब ये ब्लॉकेड रहेगा और ईरान का जहाज तो उन्होंने जब्त कर ही रखा है, एक ईरान का पेशेंस टेस्ट करता है और जैसे ही ईरान का पेशेंस खत्म होता है, ईरान हमला करता है हमारे ऊपर, हम मान लेंगे कि सीज फायर, हम दुनिया का बोलेंगे कि सीज फायर देखो अमेरिका ने नहीं तोड़ा, हमने तो बढ़ाया था, ईरान ने सीज फायर तोड़ा है और फिर हम हमला करते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटीज। कुछ लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर है वहाँ उनकी पार्टी के लोगों का, डेमोक्रेट्स का, रिपब्लिकन का, दोनों का, कि भाई आपने ये युद्ध जो शुरू किया है वो बिना कांग्रेस की मर्जी से करें, नंबर 1। नंबर 2, आपने इजराइल के वॉर को अपना वॉर बना लिया। नंबर 3, इसमें बहुत सारे पैसे वेस्ट हुए हमारे और हमें हाथ से कुछ नहीं हुआ। और इंटरनेशनल मीडिया का उनका जो दबाव है वो मीडिया का हो या इंटरनेशनल जो देश है उनका हो, कि हॉर्मुज स्ट्रीट जो इस वॉर से पहले फ्री ऑफ कॉस्ट था, फ्री था, आराम से लोग आते थे, जाते थे, तेल आता था, तेल जाता था, एक तो वो बंद हो रखा है 1.5 महीने 2 महीने से, और दूसरा ये जो आपने अगर खुलवा भी दिया और टोल टैक्स देना पड़ गया लोगों को तो भी आपकी हार मान जाएगी। फिर एक और दबाव है डोनाल्ड ट्रंप पर, वो है उनके मिडिल ईस्ट पार्टनर्स का। यूएई सच में सोच रहा है कि यार हमको अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करने से फायदा हुआ है या घाटा हुआ है, क्योंकि उनका पार्टनर बनने की वजह से, उनके बेसिस देने की वजह से उन पे हमले हुए, मिसाइल हमले हुए, उनको हमला वापस करने दिया नहीं अमेरिका ने, वरना ये बन जाता रीजनल वॉर, उनको हमला नहीं करने दिया। लेकिन सबसे बड़ा पावरफुल जो उसमें निकल के आया है वो है चाइना, बिना लड़े। 1-2 को लग रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कि चाइना से दोस्ती कर लो तो हम ईरान से बचे रहेंगे। दूसरा, जब चाइनीज शिप को रोकने की कोशिश की अमेरिका ने, तो अब चाइना ने बाकायदा, उनके विदेश मंत्रालय ने बोला कि हमारे डील्स हैं ईरान से सप्लाई करने के और सामान लेने के, और हमारे कोई भी डील, कोई भी देश अगर रोकता है तो ये नहीं हो पाएगा, हम ये होने नहीं देंगे, यानी वॉर बढ़ जाएगा। तो ये प्रेशर भी है डोनाल्ड ट्रंप पर। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप हमेशा की तरह चिकन आउट करके गर्दन मचा गया अपनी और कह रहे छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, या वो प्रेशराइज कर रहे हैं, वो एक प्लान लेके आए हैं कि दबाओ, प्रेस करो, जो पहले पुराने जमाने में होता था लड़ाई का। आपको अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है किसी ने, तो हिस्ट्री में आप जितनी भी लड़ाइयां देखते हैं उनमें एक कॉमन चीज थी। 500, 700, 800 साल पहले की बात अगर मैं करूं, 400-500 साल पहले तो मान लो, एक कॉमन चीज थी। एक तो किले बड़े होते थे, हर किले में, हर फोर्ट में राजा महाराजा रहते थे और उनकी प्रजा बनी रहती थी। वहां किले में भी खेत होते थे, खेत, तालाब, पानी से कुछ होता था। रीजन, जब बाहर का दुश्मन हमला करता था, ये सबसे पहले काम करता था, किला बंद कर लेता था। 3-4 फायदे। पहला, हमला करने बंदा जब आएगा, चढ़ेगा किले के ऊपर, तो मारने में आसानी रहेगी, तो यानी उनको 1 के रेशियो 3 या 4 चाहिए। अगर अंदर की फौज 10,000 की है या 5,000 की फौज है तो बाहर 50,000 की फौज चाहिए, तब वो जीत पाएंगे, वरना जीत पाएंगे। तो बाहर के राजा क्या करते थे, वो एक गेम खेलते थे। वो आते थे और चारों तरफ से किले खेल लेते थे, और ज्यादातर किले वैसे होते भी ऐसे थे कि एक तरफ समंदर है या नदी है, या एक तरफ बहुत बड़ी पहाड़ियां ऊंची, वहां चढ़ना पॉसिबल ही नहीं है जहाँ फौज हंसती किसी की, तो एक तरफ फौज होती थी। तो वो पूरा ब्लॉक कर दिया उसको, यानी ना कोई खाना पीना अंदर जाएगा, ना कोई खाना पीना अंदर से बाहर आएगा। अब वो वेट करते थे बाहर ही। उनको पता है किले पे डायरेक्ट हमला किया तो उनको फौज चाहिए 10 गुना, और हो सकता है उनका 10 गुना फौज ना हो, और तब भी ये जरूरी नहीं है वो जीती जाएंगे, क्योंकि ऊपर बंदा बैठा पत्थर मार गया तो भी आदमी मर जाएगा। ये पॉसिबिलिटी भी है, ये पॉसिबिलिटी तो है। तो वो घेर लेते थे बाहर से और घेर के वेट करते थे। जब अंदर के लोगों का खाना खत्म होगा, पानी खत्म होगा, जब वो भूख से प्यार से मरेंगे तो क्या करेंगे, बाहर आएंगे। अब बाहर तो फौज वेट कर रही है कि आओ बाहर लड़ो। तो जब उनका वेट खत्म हो जाएगा, वो बाहर आके लड़ाई करेंगे। जब लड़ाई करेंगे तब वहां पर रेशियो रहेगा बराबर, और वो चाहते हैं, सेम गेम चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि घेर के रखो, ईरान में कोई चीज आने मत दो। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि ईरान की दूसरी तरफ कैस्पियन लेक है, और ये लेक क्या है, समंदर है पूरा एक तरीके का, हालांकि मीठे पानी का लेक है ये, और इसमें समुद्री जहाज चलते हैं। ये कजाकिस्तान, ईरान और रशिया, उज्बेकिस्तान, ये 4-5 देश से मिली हुई है, और केवल उन्हीं को परमिशन है इसमें जाने की। इंटरनेशनल लॉ में ना आती है, ना इंटरनेशनल फौज को अलाउड है, ना किसी और देश को अलाउड है।
तो वहाँ आराम से रशिया से हथियार आ सकते हैं, रशिया तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। इवन नेविगेशन बंद करते हैं वो लोग। तो सैटेलाइट से हालांकि ये देख सकते हो कि कोई जहाज आया, वो क्या लाया नहीं लाया किसी को पता नहीं। तो ये एक चीज़ हो सकती है। तो ईरान वहाँ से भी काम कर सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो वॉर बंद है, लेकिन वॉर अनिश्चित कर दिया, इसी वजह से क्रूड प्राइसेस फिर बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और अब देशों को लग रहा है पता नहीं कब तक ये स्थिति रहेगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी कोई निष्कर्ष निकले। जय हिंद, जय भारत।